सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बीपीएससी मेन सीरीज में आज हम लोग बिहार के आर्थिक पिछड़ापन और गरीबी के कारण को देखेंगे तथा उसके निवारण का क्या उपाय हो सकता है इसको देखेंगे। बिहार, अगर यह कहा जाए कि भारत का प्राचीन इतिहास असल में बिहार के समृद्धि और गौरव का इतिहास रहा है तो यह अतिशयोक्त नहीं होगा। चाहे वो मौर्य साम्राज्य हो, चाहे वो गुप्त साम्राज्य हो, इन सभी भारत के दो अखिल भारतीय साम्राज्यों का जो केंद्र रहा है वो बिहार ही रहा है और राजधानी पाटलिपुत्र ही रही। तो ऐसा क्या हुआ कि जो बिहार आर्थिक समृद्धि का केंद्र रहा उस बिहार में आर्थिक पिछड़ापन की बात होने लगी? ऐसा क्या हुआ कि भारत का सर्वाधिक निम्न प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य हो गया? ऐसा क्या हुआ जब बीमारू राज्यों में एक राज्य बिहार हो गया? ऐसा क्या हुआ कि बिहार भारत में एक पिछड़े राज्य के रूप में चिन्हित किया जाने लगा? आज हम इन्हीं कारणों का विश्लेषण करेंगे अपने लेक्चर के तहत। बीपीएससी मेंस में यह प्रश्न अधिकतर बार बार पूछा जाता रहा है कि बिहार के गरीबी का, बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का, बिहार के निम्न प्रति व्यक्ति जो भी ये सब पूछ रहा है, इन सबों का लगभग एक कॉमन उत्तर आपको जरूर समझना पड़ेगा। देखिए, सिविल सेवा की परीक्षा में बने बनाए उत्तर और रटे रटाए उत्तर नहीं लिखना रहता है। आपको सब चीजों का एक कॉन्सेप्ट बना के रखना पड़ता है। मैंने बार बार अपने लेक्चर में ये बताया है। अगर मान लीजिए आ जाए कि बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का कारण क्या है, फिर अगले उस एग्जाम में आ जाए कि बिहार के गरीबी का कारण क्या है, बिहार एक निम्न प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य क्यों है, तो बहुत सारे उत्तर ऐसे हैं जो आपस में मिले जुले हैं। आपको सबके लिए अलग अलग तैयारी करने का आवश्यकता नहीं है। हां, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन इस अंतर का मतलब ये थोड़ा कि सब उत्तर अलग हो गया। बहुत सारे उत्तर मिले हुए हैं। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि कैसे इन चीजों को हम एक जगह प्रयोग करें। यानी आपको एक सेंट्रल आइडिया बनाना पड़ेगा इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। अगर बिहार के संबंध में हम अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं या अर्थशास्त्र पढ़ रहे, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो बिहार के संदर्भ में हम इकोनॉमिक्स पढ़ते समय एक आर्थिक ढांचा अपने मन में विकसित कर लें बिहार का। और अगर हम उसका माइनस पॉइंट देख रहे हैं तो माइनस पॉइंट का जो कारण है वो लगभग एक होगा। चाहे वो कृषि के क्षेत्र में देख ले, चाहे वो निम्न प्रति व्यक्ति आय के क्षेत्र में देख लें, चाहे वो गरीबी के क्षेत्र में देख लें, चाहे वो आर्थिक पिछड़ापन के क्षेत्र में देख लें, चाहे वो उद्योगों के पिछड़ापन के क्षेत्र में देख लें, आप देखिए लगभग कई चीजें कॉमन हो जाएंगी। मैं सब बराबर नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारी चीजें कॉमन हो जाएंगी। और यही तो आपको समझना है। सिविल सेवा की तैयारी में आपको यही समझना है कि क्या सेंट्रल आइडिया हम विकसित करें जो ज्यादातर प्रश्नों में जो समान प्रश्न है उस पर लागू हो जाए। यह चीज आपको सिविल सेवा में जरूर सीखना होगा, क्योंकि सिविल सेवा की परीक्षा एक विशाल महासागर है और उस महासागर में भवसागर को पार करने के लिए आपको जिस वैतरणी की आवश्यकता है उस वैतरणी के सेंट्रल आइडिया को जरूर समझिए आप। अगर आप सेंट्रल आइडिया को समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से आप देखिएगा कि एग्जाम में प्रश्नों का उत्तर आप दे सकेंगे। आइए उसी को आगे बढ़ाया जाए कि बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का कारण क्या क्या है। देखिए, सबसे पहला जो कारण है वो है बाढ़ की विभीषिका। सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य जो है वो भारत का वो बिहार है। और अगर यह कहा जाए कि बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का एक बहुत बड़ा जो कारण है वो बाढ़ है, तो अतिशयोक्त नहीं होगा।
73% भूमि जो है वो बाढ़ग्रस्त हो जाती है। अब आप अंदाजा लगाएं, आंकड़े बदल सकते हैं, आप आंकड़ों के बहुत सटीकता पे मत जाइए। जो भी आंकड़े वो लगभग में हैं, ऐसा नहीं सरकारी एजेंसियां जो निकालती हैं वो 100% राइट निकालती हैं। तो आप एग्जामिनेशन में लगभग लगा के आंकड़े लिखा करिए, बहुत ज्यादा आंकड़ों के सटीकता के चक्कर में मत पड़िए आप, क्योंकि आंकड़े बदलते भी रहते हैं, हर साल बदल जाएंगे। तो इसलिए कॉमन आंकड़े आप लगभग लगा के भी रख सकते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा आप परेशान ना हो इस आंकड़ों में। तो 73% जो भूमि है, लगभग 33 जिले वो बाढ़ग्रस्त रहते हैं। और जिस राज्य की 73% भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाए हर साल या रहती है बाढ़ग्रस्त, आप अंदाजा लगाएं, मतलब ये तो एक संयोग की बात है कि किसी साल बाढ़ नहीं आया, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जान माल की कोई ऐसा भारतीय, सच्चा भारतीय नहीं होगा जो चाहे कि बाढ़ आवे वहां पे। लेकिन ये तो एक सच्चाई है ना कि 73% क्षेत्र जो है वो बाढ़ग्रस्त रहता है, 33 जिले बाढ़ग्रस्त रहते हैं। अब जहां 73% भाग बाढ़ग्रस्त हो जाए, जाहिर सी बात है उस राज्य में ना ही कृषि अच्छे से हो सकता है, कृषि पिछड़ा होगा तो उद्योग पिछड़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे उद्योग कृषि पर आधारित होते हैं। लोगों का आय कम हो जाएगा, बिजनेस व्यवसाय कम हो जाएगा, पूरे राज्य का आय कम हो जाएगा और राज्य आर्थिक पिछड़ा हो जाएगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की 68% जनसंख्या गांवों में रहती है और किसी न किसी प्रकार से अपने आय के लिए कृषि पर आधारित, ऐसे बिहार में भी है। बड़ी जनसंख्या गांवों में रहती है और किसी न किसी प्रकार से वो कृषि पर निर्भर है, और बाढ़ग्रस्त होने की वजह से कृषि पिछड़ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो आर्थिक पिछड़ापन वाला राज्य हो जाएगा। तो बहुत बड़ा कारण है बाढ़ की विभीष का। इसके अलावा कृषि का पिछड़ापन भी बहुत बड़ा कारण है। आपने देखा कि बाढ़ के कारण कृषि पिछड़ जा रहा है, कृषि में निवेश अच्छे से नहीं हो पा रहा है, कृषि का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। तो जब ये सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं तो जाहिर सी बात है कृषि पिछड़ गया है, क्योंकि लोगों के पास इतना आय नहीं हो पा रहा है कि नई तकनीक को अपना पाए। हालांकि अब हर जगह तकनीकें बदलती चली जा रही हैं। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, गिनती के दीप शिखाओं से पृथ्वी पर उजाला नहीं होता है। गिनती के दीप शिखाओं से पृथ्वी पर उजाला नहीं होता है। एक दो दिया जला देने से पूरे देश में उजाला नहीं हो जाएगा। कुछ जगह आप समृद्धि देख रहे हैं, कुछ जगह आप उजालापन देख रहे हैं, चकाचौंध देख रहे हैं। उससे यह मत समझिए कि हर जगह चकाचौंध हो गया, हर जगह रोशनी हो गया, हर जगह उजाला हो गया, हर जगह समृद्धि आ गया। ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि कुछ दीपक जल जाने से पूरे संसार का अंधेरा नहीं मिटता है। वो कहावत अलग है कि अंधेरे को चीरने के लिए, अंधेरे को दूर करने के लिए एक रोशनी की किरण ही, लेकिन ये शब्द पर्याप्त नहीं है। तो उत्साह भरने के लिए यह बात कही जाती है, लेकिन वास्तविकता को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कृषि का पिछड़ापन, बाढ़ की विभीषिका, ये बहुत बड़े कारण हैं बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का। इसके अलावा बिहार का औद्योगिक पिछड़ापन भी है, क्योंकि सारी चीजें आपस में गुथी हुई हैं। औद्योगिक पिछड़ापन के कारण ही बिहार जो आर्थिक रूप से पिछड़ा और गरीब राज्य माना जाता है। भाई, आपने देखा कि कृषि की स्थिति गड़बड़ है तो जाहिर सी बात है जो कृषि पे आधारित उद्योग है वो पिछड़ ही जाएंगे। इसके अलावा एक रिपोर्ट आई थी 2005 में। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत 2005 में, देखिए ऐसा नहीं कि 2005 से स्थिति बहुत बदल गई 20 साल बाद, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत बदली है, चीजें लगभग वैसे ही चलती हैं। लोकतंत्र में जो विकास का दर होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। ये लोकतांत्रिक विकास की प्रक्रिया है, और लोकतांत्रिक विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, क्योंकि सबको लेकर चलना पड़ता है, निर्णय लिया जाता है। और सबको लेकर जब निर्णय लिया जाता है तो जाहिर सी बात है प्रक्रियाएं जो है बहुत धीरे धीरे चलती है। तो 2005 में एक रिपोर्ट आया था, उसमें कहा गया था कि भारत का 27 जिला औद्योगिक विहीन है, उसमें 7 जिले जो हैं वो बिहार के थे। भारत का 3.3% जो उद्योग है वो बिहार में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि कितना औद्योगिक रूप से बिहार पिछड़ा हुआ है। अब ये कारण तो वहां की सरकार को ढूंढना होगा। देखिए, ये सारी विषय ऐसा नहीं है कि ये एक आलोचना का विषय है या शर्म का विषय। ये शर्म का विषय तो वहां के राजनीतिज्ञों के लिए है, ये शर्म का विषय वहां के प्रशासकों के लिए है, ये शर्म का विषय वहां के नीति नियंताओं के लिए है। उन्हें समझना होगा कि ऐसा क्यों है, क्यों भारत में पिछड़ा राज्य के रूप में बिहार माना जाता है। हालांकि बिहार की महानता तो अलग है, वो तो अतुलनीय है, अवर्णनीय है, इस सब में कोई दो राय नहीं है, इससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता है। लेकिन जो सच्चाई है उससे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं, उससे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं, उसको भी हमें समझना होगा। और अगर उस पुरानी समृद्धि को फिर से लाना है तो इन कारणों को दूर करना होगा। केवल ये कह के कि हमने कुछ चिराग जला दिए पूरे बिहार में उजाला होगा, ये बात सही नहीं है। इस बात से सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। और फिर ये बिहार की समस्या नहीं है, ये पूरे भारत की समस्या है। गिनती के कुछ दीपशिखा जला देते हैं, कुछ दिया जला देते हैं और कहते हैं मैंने पूरे भारत में उजाला कर दिया। ये जो कहानी बिहार की है वो भारत के लिए भी सही है। भारत भी आज विकासशील देश के रूप में माना जाता है, लेकिन बहुत जगह पिछड़ा देश के रूप में माना जाता है। भुखमरी में आज भी हम गंभीर श्रेणी में हैं, आज भी भ्रष्टाचार यहां चरम पर है, आज भी बेरोजगारी चरम पे है, आज भी गरीबी चरम पर है। तो कौन से आंकड़े लेके हम चल रहे हैं? तो जाहिर सी बात है बिहार भी उससे प्रभावित है। हालांकि बिहार के अपने स्थानीय कारण भी हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रीय कारण से भी वो प्रभावित है। हम यहां निष्पक्ष और हम लोग को डिस्कशन करना, हम लोग सिविल सेवा की पढ़ाई कर रहे हैं और सिविल सेवा का जो परीक्षा स्टूडेंट होता है, विद्यार्थी होता है, वो पक्षपाती नहीं होता है और ना ही वो तटस्थ होता है, क्योंकि तटस्थ हो जाएगा तो सामाजिक सरोकारों से वो अपने आप को संबद्ध ही नहीं कर पाएगा। उसको निष्पक्ष होना है, न किसी धर्म, न किसी जाति, न किसी क्षेत्र, न किसी भाषा, इन सब चीजों से निष्पक्ष होकर उसको बात करना है। देश हित की बात करना है, समाज हित की बात करना है, राष्ट्र हित की बात करना है। सिविल सेवा के विद्यार्थी की सबसे पहली विशेषता है कि उसे निष्पक्ष होकर उत्तर लिखना है, तभी वो सटीक उत्तर लिख पाएगा। और यही चीज मैं अपने लेक्चर में आपको बार बार बताता हूं। ठीक है, हम लोग का इससे नहीं कुछ लेना देना है कि फला पार्टी क्या कर रही है, फला नेता क्या कर रहा है, फला अधिकारी, इससे में हम लोग का मतलब नहीं है। हमारा मतलब है राष्ट्रहित, और राष्ट्रहित से हटना नहीं है हमें। और तभी जब आप राष्ट्रहित को ध्यान में रखेंगे तभी आप निष्पक्ष उत्तर लिख पाएंगे, तभी आप जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, क्षेत्र, राज्य से ऊपर उठकर लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये एक कारण है औद्योगिक पिछड़ापन। और औद्योगिक पिछड़ापन बिहार में बहुत बड़ा कारण है आर्थिक पिछड़ापन और गरीबी का, क्योंकि उद्योग ढांचा आप देखिए, भारत के जो भी राज्य औद्योगिक रूप से सशक्त हैं, औद्योगिक रूप से आगे हैं, वहां का वो गरीब राष्ट्र नहीं है, वो अगड़े हुए राष्ट्र हैं, वो अगड़े हुए राज्य हैं, वो विकसित राज्य हैं। चाहे आप महाराष्ट्र का क्षेत्र देख लीजिए, चाहे आप गुजरात का क्षेत्र देख लीजिए, औद्योगिक रूप से समृद्ध राज्य हैं। ठीक है, ऐसे निश्चित ही ऐसा नहीं है कि बिहार में कोई कमी है कि वो इतना आगे नहीं बढ़ सकता, 100% बढ़ सकता है। अभी मैं उसका उपाय भी यहां डिस्कस करूंगा। पहले समस्याओं के बारे में बात हो जाए, फिर समस्याओं के निवारण के बारे में बात करेंगे। और समस्याओं के निवारण के संबंध में सबसे सही कारण मैं आपको विश्लेषण करके बताऊंगा, वो निवारण का सबसे बड़ा आपको आधार बताऊंगा भी। इसके अलावा बिहार में साक्षरता दर भी बहुत कम है, लगभग 39% जनसंख्या निरक्षर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि निरक्षरता जो है वहां बड़ी मात्रा में है। आज भी लगभग 39% जनसंख्या जो है वो साक्षर नहीं है। अब ये किसकी गलती है ये नहीं कहा जा सकता है, ये तो आप मूल्यांकन कर ही सकते हैं, ये तो आपको दिखता ही दिखता है, लेकिन ये है। और निश्चित ही निरक्षर जनता, इसमें कोई दुरानी की शिक्षा
बौद्धिक शक्ति का वर्धन करती है, और बौद्धिक शक्ति से के कारण चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल सशक्त होता है, और वो हर क्षेत्र में अपने भी बढ़ेगा और राज्य को भी आगे बढ़ाएगा। तो निश्चित ही निरक्षरता एक बहुत बड़ा कारण है बिहार के। निरक्षरता का मतलब ये हुआ कि अभी एक बड़ी जनसंख्या है जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकती है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में निश्चय ही बिहार हर क्षेत्र में अग्रणी होगा। इसके अलावा भूमि सुधार कार्यक्रम की असफलता भी है। भूमि सुधार कार्यक्रम के तहत जिनको जमीन मिलना चाहिए नहीं मिल पाया। प्रभु जातियां आज भी उस पर काबिज हैं, और प्रभु जातियों के काबिज माने शक्तिशाली जातियों के काबिज होने की वजह से जिनको मिलना चाहिए था उनको सही से मिल नहीं पाया है। तो जाहिर सी बात है, यह भी बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का बहुत बड़ा कारण है कि भूमि सुधार कार्यक्रमों की असफलता। इसके अलावा तीव्र जनसंख्या वृद्धि। बहुत लोगों को यह लगता है कि तीव्र जनसंख्या या जनसंख्या वृद्धि कोई बड़ी समस्या नहीं है। ये वो लोग हैं जो समस्या को जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। तीव्र जनसंख्या वृद्धि या जनाधिक्य यानी जनसंख्या की अधिकता एक विकराल कारण है, एक भयानक कारण है। चाहे वो कितना भी विकसित देश हो, आप कल्पना करिए कि आज अमेरिका की जो आबादी है उसमें भारत और चीन की 2 और 2.5 अरब की आबादी जुड़ जाए तो अमेरिका आगे रहेगा कि पीछे हो जाएगा? आप ऐसे कल्पना करके देख लीजिए। छोड़िए बाकी विश्लेषण छोड़ दीजिए। अगर हम लोग अमेरिका में जाके जुड़ जाएं तो अमीर रहेगा, गरीब हो जाएगा। आप इसको कैसे मूल्यांकन कर रहे हैं कि इतनी जनसंख्या वहां बढ़ गई तो उनके लिए तो सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाएगा अमेरिका। तो जो लोग ये कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या अधिक होना कोई समस्या है ही नहीं है, अब वो कितने बड़े भुलावे में हैं इसकी कल्पना आप खुद कर सकते हैं। और तो और इसको धार्मिक और राजनीतिक विषय बना के रख देते हैं। अरे ये आश्चर्यजनक बात है कि जनसंख्या वृद्धि को धर्म से, राजनीति से जोड़ा कैसे जा सकता है। इसमें मैं अलग से लेक्चर वीडियो बनाऊंगा। जनसंख्या वृद्धि पे मैं अलग से लेक्चर वीडियो बनाऊंगा, यहां डिस्कशन नहीं करना चाहता हूं। लेकिन यह बड़ा कारण है बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का, तीव्र जनसंख्या या जनाधिक्य। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। व्यापक बेरोजगारी है, और व्यापक बेरोजगारी भी वहां पे है। देखिए वहां के लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए अन्य विकसित राज्यों में जाकर अपने आप को रोजगार प्राप्त करते हैं, ये तो आप जान ही रहे हैं आप लोग। अब निश्चित बेरोजगारी गरीबी और आर्थिक पिछड़ापन को इंगित करता है। ये वे कारण हैं जो मैंने आपको अभी गिनाया, ये वे सारे कारण हैं जो बिहार के आर्थिक पिछड़ापन और गरीबी का कारण है। आप एग्जाम में आंकड़े बहुत ना लिख पाए, 1-2 आंकड़े लिखे, बहुत ज्यादा आंकड़ों के चक्कर में मत पड़िए। एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि विषय के संदर्भ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। अब आइए ये जाना जाए कि इसका उपाय क्या है या इसका निवारण क्या है। समस्या बताया, समस्या का बिना निवारण किए आप नहीं जा सकते हैं। अगर आपने समस्या गिना, अगर आप निबंध भी लिख रहे हैं तो निबंध में भी आपको समस्या का निवारण बताना है। अगर आप केवल समस्या लिख कर आप चले गए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। एक सिविल सेवा परीक्षक, सिविल सेवा का जो विद्यार्थी है वो समस्या प्रधान नहीं होता है, समस्या निवारण प्रधान होता है। यानी वो समस्या का हल जरूर ढूंढता है। एक सिविल सेवक भाई कलेक्टर के समक्ष नित्य नई समस्याएं आती रहती हैं। अगर वो केवल समस्या प्रधान होगा, समस्या के निवारण नहीं जानेगा तो समस्याओं का अंबार लग जाएगा। इसीलिए आप एग्जाम में समस्या जब भी लिखिए, भले उसका उपाय न पूछिए, आप 2-4 उपाय जरूर बताइए। तो सबसे पहला जो उपाय है बिहार के आर्थिक पिछड़ापन और गरीबी का, वो है राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। मैंने अभी आपको बताया कि मैं सबसे अहम उपाय बताऊंगा और यही सबसे अहम उपाय है। चाहे किसी राज्य की, चाहे किसी देश की बड़ी से बड़ी समस्या हो, अगर राजनीतिक नेतृत्व में इच्छा शक्ति प्रबल हो
जनता को आगे बढ़ाने की, जनता के कल्याण की दिल से भावना हो तो वो बड़ी से बड़ी समस्याओं पर विजय प्राप्त करके समस्याओं को समाप्त कर देता है। और राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव समस्याओं को विकराल बनाता चला जाता है। बिहार की समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं को दूर ना होने का सबसे बड़ा कारण है राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ना मेरे कोई लेक्चर पार्टी के किसी के विरोध में, किसी के हित में। भारत के सारी समस्याओं का जो सबसे बड़ा कारण है वो है राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, चाहे वो भारत हो चाहे वो बिहार हो। और मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई भी सच्चा व्यक्ति इस बात को ना समझता। मुझे नहीं लगता ये बात। अगर वो पक्षपाती है, अगर वो किसी राजनीतिक दुराग्रही है, अगर वो धर्म से संबंधित है या धर्म के प्रति रूढ़िवादी है, तो भले हमारी बात को नहीं समझ पाएगा। लेकिन निष्पक्ष होकर पूरी विनम्रता से मैं यही बोल रहा हूं कि भारत की बड़ी से बड़ी समस्याओं का जो सबसे बड़ा कारण है वो है राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। और यही बड़ा कारण है बिहार का। अगर सरकारें, चाहे ये सरकार हो चाहे कोई सरकार रही हो, आजादी के 75 साल बीत गए, अब ये थोड़ा गिनाना कि इनकी सरकार इनकी सरकार इनकी सरकार थी, सबकी तो देख लिया गया। ऐसा थोड़ा कि आपको पता चले कि ये नहीं थे अब ये आएंगे, अब तो आपने सबको जज कर लिया है। सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति का जो अभाव है वो बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का, गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। कितना दिन लोकतंत्र चाहिए आपको? 75 साल तो दे दिया गया चुन, और 75 साल में सरकारें अभी नहीं दूर कर पाई। तो देखिए, एग्जाम में आप, ठीक है, आप एग्जाम में बहुत ज्यादा रेडिकल उत्तर आप नहीं लिख सकते, अतिवादी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप एग्जामिनर को सही चीजों से बताइए। हो सकता है अगर एग्जामिनर जो है वो बड़ा सही निकला तो आपको बड़ा अच्छा नंबर दे देगा, क्योंकि आपने बिल्कुल सही लिख दिया है। तो बहुत बड़ा जो कारण है वो है राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। इसके अलावा बिहार में कृषि के अगर वहां का आर्थिक पिछड़ापन दूर करना है तो निश्चित ही कृषि को सशक्त बनाना, कृषि को मजबूत बनाना, हरित क्रांति को वहां बड़े स्तर पे लागू करना है। और जब बड़े स्तर पे हरित क्रांति वहां लागू होगा और कृषि को सशक्त बनाया जाएगा तो बहुत समस्याएं तो अपने आप दूर हो जाएंगी वहां। क्योंकि आप तो ये जान ही रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो बिहार भी एक कृषि प्रधान देश है। और अगर वहां पर कृषि सशक्त होगा तो जाहिर सी बात है आम जनसंख्या भी वहां की सशक्त होगी। जिनको रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता, बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, कोई भी निवारण जो है वो पर्याप्त नहीं हो सकता है। और जाहिर सी बात है एक समस्या प्रधान देश और राज्य में तो ये संभव नहीं कि एक निवारण बताया वो सब सारी समस्याओं को दूर कर लिया, ऐसा नहीं होता है। ये समस्याओं को दूर करने के एक एक कारण हैं। सबको अगर आप अधिकतम सकारात्मकता के रूप से लागू करेंगे तब जाके समस्याएं कम से कमतर होती जाएंगी। बात समझ रहे हैं? न्यूनतम नकारात्मकता और अधिकतम सकारात्मकता, ये एक समस्या का हल होता है। समस्याएं जीरो नहीं होंगी और समस्याओं का हल अंतिम नहीं होगा, लेकिन हल क्या होगा? न्यूनतम नकारात्मकता। ये आप हमेशा हल जान लीजिए एग्जाम में। न्यूनतम नकारात्मकता और अधिकतम सकारात्मकता, यानी हमको नकारात्मकता को, निगेटिविटी को कम से कम करते जाना है और सकारात्मकता को अधिक से अधिक करते जाना है। यह समस्या का हल हो जाता है। इसलिए आप जब समस्त समस्याओं के निवारण के उपाय को लागू करेंगे तो न्यूनतम नकारात्मकता हो जाएगा और अधिकतम सकारात्मकता होगा। यही वहां भी होगा। किसी पे आधारित उद्योगों का विकास करिए, जनसंख्या के तीव्र वृद्धि का निवारण करिए, जनसंख्या के
तीव्र वृद्धि का निवारण करिए। आधारभूत ढांचा को मजबूत करना है, बिजली, सड़क, पानी, अधोसंरचना जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बड़ा मजबूत होना चाहिए। और जब अधोसंरचना मजबूत होगा, कानून व्यवस्था भी स्थापित होगा, तो बाहर के बड़े बड़े उद्योगपति वहां उद्योग लगाने के लिए आकर्षित भी होंगे। और जब किसी राज्य में बड़े बड़े उद्योगपति या दुनिया भर के उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए आकर्षित होते हैं, तो निश्चित ही उस देश का आर्थिक ढांचा अग्रसर होता है। बड़े बड़े राज्यों, विकसित राज्यों का आप विशेषता देख लीजिए, सारी बड़ी बड़ी कंपनियां वहीं आके अपना उद्योग का निवेश की हैं, वहीं पे अपना प्रोडक्शन सेंटर खोली हुई हैं। और प्रोडक्शन सेंटर से देखिए कितना विकास होता है उस क्षेत्र का। भारत में जितने भी औद्योगिक गुच्छ बन गए हैं, औद्योगिक केंद्र बन गए हैं, उसका कारण क्या है? बहुत सारे उद्योगपति वहां के उद्योग लगा दिए। तो ऐसे औद्योगिक गुच्छ जब वहां विकसित हो जाएंगे बिहार में, जाहिर सी बात है अपने आप वहां की गरीबी कम से कम तर होती चली जाएगी। कानून व्यवस्था में भी सुधार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून व्यवस्था में सुधार और कानून व्यवस्था की मजबूती, कानून व्यवस्था की जो मजबूती है, वो उद्योगपतियों में एक सुरक्षा की भावना विकसित करता है, और तभी वो आपके वहां अग्रसर होंगे। तो ये वे उपाय हैं, चाहे वो उद्योगों में सुधार करना हो, चाहे कानून व्यवस्था में सुधार करना हो, चाहे अधोसंरचना का ढांचा सही करना हो, चाहे हरित क्रांति को सही रूप से वहां लागू करना हो, चाहे कृषि पे आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना हो, और सबसे बड़ा है राजनीतिक इच्छा शक्ति की सशक्तता। सच्चे मन से अपनी जनता के समस्याओं को दूर करने का जो इच्छा है या इच्छा शक्ति है, वो सारे समस्याओं को हल करने का सबसे बड़ा उपाय है। और जिस दिन ये हो जाएगा, आप देखेंगे समस्याएं अपने आप कम से कम तर होती हैं। आज मैंने आपको बिहार के आर्थिक पिछड़ापन और गरीबी का कारण बताया, उसका निवारण भी बताया, और निवारण में मैंने वास्तविक निवारण के उपाय भी बता दिए। और मैं अपने लेक्चर्स में यही कोशिश करता हूं कि आपको वास्तविक समस्याओं से अवगत करा, वास्तविक तत्वों से अवगत करा चुकूं। केवल लिखे लिखाए, पढ़े पढ़ाए किताबी बातें कहकर अपने लेक्चर को मैं आकर्षक नहीं बनाना चाहता। मैं अपने लेक्चर को वास्तविक धरातल पर उजागर रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि एक सिविल सेवक जो है वो सच्चा विद्यार्थी होता है। सिविल सेवा की तैयारी करने वाला सच्चा विद्यार्थी होता है, और उसके अंदर जो सच्चे ज्ञान की आकांक्षा है वो उन्हें जरूर मिलना चाहिए, और मैं ही देने की कोशिश करता हूं। इस तरह से एक नए लेक्चर के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।